पहला सवाल ये है कि जो चुनाव अपने आखिरी चरण में है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कहाँ खड़ा नजर आ रहा है? 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और 4 जून 2024 को नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को पहला धक्का मिला था। 8 अक्टूबर को दूसरा धक्का मिलेगा और तीसरा मिलेगा जब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे आएंगे नवंबर के अंत तक। हमें पूरा विश्वास है कि जनता का जनादेश हमें स्पष्ट जनादेश, निर्णायक जनादेश हरियाणा में मिलेगा और हमारे गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को जम्मू और कश्मीर में भी मिलेगा। सर, आप हरियाणा में राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है, लोकसभा चुनाव में उनकी भारत जोड़ो यात्रा का, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर देखने को बिल्कुल। मिला। तो इस यात्रा का भी आप असर देखते हैं हरियाणा के चुनाव? प्रियंका जी भी गई हैं, राहुल जी भी हैं और जो हमने मुद्दे उठाए हैं, 3 मुद्दे हैं बस हरियाणा में: जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। जे के, जे जे और जेपी। जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। और एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात हमने की है, राहुल जी ने किया है, खड़गे जी ने किया है। एमएसपी को लीगल गारंटी देना, कानूनी गारंटी देना जरूरी है, किसान संगठनों की मांग है। और जो लागत है, संपूर्ण लागत है, खेती की लागत है, उस पर 1.5 गुना स्तर पर एमएसपी तय करना चाहिए। और हमने ये भी कहा है कि जो 50% सीमा सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के आरक्षण को लेकर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए जो आरक्षण मिलता है रोजगार में और शिक्षा के संस्थाओं में, उसको 50% के ऊपर नहीं जा सकता। और हमने मांग की है कि ये 50% की सीमा हटानी चाहिए, संशोधन लाना चाहिए संविधान में। उस पर तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं है, गृह मंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। दुनिया भर की बातें करते हैं, बेमतलब की बातें करते हैं, फजूल बातें करते हैं, पर जो असली मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, जनता की चिंता है, उसके बारे में तो कुछ करते नहीं है। आज यात्रा में शैलजा जी और हुड्डा साहब एक साथ नजर आए, एक गाड़ी में बैठे नजर आए राहुल जी। उसमें क्या बड़ी बात है? सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। नहीं, सही होगा। देखिए यार, शैलजा भी वरिष्ठ नेता है, मेरे बगल में बैठती थी, 10 साल राज्यसभा में हैं, अभी सिरसा से जीत कर आई हैं, राजनीतिक परिवार से हैं। उन्होंने खुद कहा है कांग्रेस मेरे खून में है, कोई डीएनए, वो उनका डीएनए तो बदल नहीं सकता, कुछ लोगों का डीएनए बदल लेता है, बदलता रहता है, हमने देखा है। बट ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ 1-2 दिन के लिए थोड़ी मायूसी थी, पर अब वो पूरी तरह से वो लगी हुई है चुनाव के प्रचार में। महाराष्ट्र और झारखंड में क्या संभावना है इंडिया गठबंधन की? अब तो हम आगे हैं, माहौल तो बहुत अच्छा है। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा और महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन मजबूत है, वहाँ भी किसान के मुद्दे ही हैं। वहाँ तो एमएसपी से और महत्वपूर्ण मुद्दा कर्जा माफी का है। और झारखंड में आदिवासी को लोग लेकर जल, जंगल, जमीन के मुद्दे हैं। हमारा चुनाव प्रचार चल रहा है, हमें पूरा विश्वास है कि, मैंने आज भी कह रहा हूँ, मैं कोई भविष्यवाणी देने के मैं इतना दिलचस्पी नहीं रखता हूँ, पर मैं जरूर कहूँगा कि 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू और कश्मीर में हमें निर्णायक जनादेश मिलेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि नवंबर के महीने के अंत तक जब नतीजे आएंगे महाराष्ट्र और झारखंड में भी, ये काउंटडाउन शुरू हो गया है नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री। सर, आपने कहा कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्या सरकार के लिए कोई खतरा आप देखते हैं अगर 4 राज्यों के नतीजे? नहीं, वो अगर वो उनको देखना चाहिए ना, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को जो दीवार है उस पर जो लिखा है और जो लिखा जा रहा है उसको पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, उनको महसूस होना चाहिए ना कि 4 जून में क्या जनादेश मिला। जनादेश को उनके पक्ष में तो नहीं था, उनके खिलाफ था। और 8 अक्टूबर को भी आप देखेंगे, उसके बाद नवंबर में आप देखेंगे। अभी पद पर बैठेंगे वो तो, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी डेमोक्रेसी कहते हैं, पर उनके लिए डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी की परिभाषा उनके लिए डेमोकुर्सी है, डेमोक्रेसी नहीं है। कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। तो जिस तरह की शुरुआत है सरकार की, आपको लगता है कि कार्यकाल पूरा करेगी? अभी देखते जाइए, अभी वहाँ भी पटना में क्या होगा, विजयवाड़ा में क्या होगा, अमरावती में क्या होगा। ये तो हमारे पहले दिन ही मैंने कहा था, मैंने हमेशा, और हमारे प्रधानमंत्री बड़े नाराज हो गए मुझसे, मैंने उनको 1/3 प्रधानमंत्री कहा था और उन्होंने अपने भाषण में पार्लियामेंट में कहा कि कुछ लोग मुझे 1/3 प्रधानमंत्री कह रहे हैं। चुप गया उनको।
तो ये 1/3 तो है ही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश पर इन बहुत निर्भर है। इस लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जी का जो पूरा व्यक्तित्व है, एक राजनीतिक व्यक्तित्व, एलओपी बने हैं, उसके बाद उस ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं और भविष्य में क्या भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी बड़ी आक्रामक ढंग से वो भूमिका निभा रहे हैं, भाषण दिए हैं, जनता के मुद्दे उठाए। ऐसे तो भारत जोड़ो यात्रा में और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सारे देश ने उनका असली चेहरा देखा, असली चरित्र भी देखा। पर अभी पार्लियामेंट के अंदर एलओपी की भूमिका निभा रहे हैं। एलओपी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी इंडिया गठबंधन को हमें और मजबूत बनाना है, एक संयुक्त कार्यक्रम तैयार करना है, एक कॉमन एजेंडा तैयार करना है। तो ये सब होता रहेगा। पर मैं समझता हूं कि एलओपी बनने के बाद कांग्रेस पार्टी में और इंडिया जनबंधन में भी एक नई जोश आई है। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने, ये हमारे लिए एक बड़ा बहुत बूस्टर डोज है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष की जो टिप्पणी को लेकर के आरोप लगाया अभी है, वो तो बिल्कुल बेमतलब की बात करते हैं, वो फजूल की बात करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा क्या? कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जब तक मैं तभी रिटायर होऊंगा जब तक ये प्रधानमंत्री नहीं रिटायर होंगे। यही तो कहा उन्होंने ना, कि मैं चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री नहीं रहे तब मैं राजनीति से त्याग संन्यास लूंगा। यही तो कहा, उसमें क्या गलत बात कहा? इससे तो और शर्मनाक बातें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा है, और जो भाषा का इस्तेमाल किया है अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री ने हमारे नेताओं के बारे में, हमारे पार्टी के बारे में, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, पर बिल्कुल बेमतलब है। बिना मतलब की बातें करते हैं, असली बात तो करते नहीं है। मणिपुर की बात तो नहीं करते हैं, जाति जनगणना की बात नहीं करते हैं, 50% सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए, उसकी बात नहीं करते हैं। महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ है उसकी बात नहीं करते हैं। बेरोजगारी पर, भयंकर बेरोजगारी 45 साल से जो आज बेरोजगारी है वो दिखाई नहीं दिया है, उस पर तो बात नहीं करते हैं। रोजगार घट रहा है उसकी बात नहीं करते हैं। जो हमारे अर्थव्यवस्था में एक ही पूंजीपति का बिल्कुल नियंत्रण आ रहा है, जो एकाधिकार हो रहा है हमारे अर्थव्यवस्था का, और इसके इसका नकारात्मक असर हो रहा है, उसकी बात तो नहीं करते हैं। सर, वित्त मंत्री के खिलाफ असली बातों पर वो चुप है, चुप्पी नहीं तोड़ते। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के मामले में वित्त मंत्री के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, हाँ, संयोग से ये एफआईआर मेरे सामने ही, मेरे टेबल पर ही है, ये कनाडा में है। पर मैं बता दूं, ये कांग्रेस का एफआईआर नहीं है, हमारी सरकार ने एफआईआर क्यों किया? क्योंकि एक विशेष अदालत बेंगलुरु में ये आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज करना चाहिए, और उन्होंने कहा एक्यूज नंबर 1 वित्त मंत्री होना चाहिए, एक्यूज नंबर 2 ईडी होना चाहिए, एक्यूज नंबर 3 बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी होने चाहिए। 6-7 एक्यूज उन्होंने गिनाया। तो उन्हीं के प्रकार जो उनका आदेश था, उसी के प्रकार यह एफआईआर दर्ज हुआ है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला हमारे देश में एक महा घोटाला था। 4 रास्ते अपनाए गए थे। चंदा दो धंधा लो, पहला रास्ता, यानी कि प्रीपेड। दूसरा, ठेका लो रिश्वत दो, यानी कि पोस्ट पेड। तीसरा, हफ्ता वसूली, यानी कि पोस्ट रेड। ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल करो और कंपनियों के पीछे छोड़ो, उनको डराओ, उनको धमकाओ और उनसे चंदा इकट्ठा करो। और चौथा, फर्जी कंपनी, शेल कंपनी। इससे 2018 से लेकर 2024 तक बीजेपी ने 6000 करोड़ रुपया से ज्यादा चंदा इकट्ठा किया। तो कोर्ट ने यही कहा है ना, कोर्ट ने कहा है ये तो आतंकवाद है, ये तो आपने ईडी का इस्तेमाल किया है, सीबीआई का इस्तेमाल किया है, धमकी दी है, डराया है और चंदा इकट्ठा किया है, एफआईआर फाइल करो। तो एफआईआर फाइल हुआ, और हम चाहते हैं नैतिक तौर से वित्त मंत्री को इस्तीफा देना जरूरी है। एक्यूज नंबर 1 बनी है वो। हालांकि सेबी के मामले में वो उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, कुछ नहीं कहा है, और हमने इतने बड़े खुलासे किए हैं सेबी के अध्यक्ष को लेकर। पर यह तो कोर्ट ने कहा है, एक विशेष अदालत ने कहा है,
और उसके आदेश अनुसार ये एफआईआर फाइल हुआ है, जिसमें वो एक्यूज नंबर 1 है, सबसे बड़े नंबर पर है, पहले नंबर पर है। तो उनका इस्तीफा तो हमने मांग की है, बहुत जरूरी है, नैतिक तौर से जरूरी है। एक सवाल सर कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर गांधी जयंती पर अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, उस पर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के आप मुख्य प्रवक्ता है, हमारे इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? एक लोकतंत्र में है, पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, पार्टियां चुनाव हारती हैं, ठीक है, हर एक सबको अधिकार है, कोई भी पार्टी चला सकता है, पार्टी बना सकता है, पार्टी टूट भी जाता है, तो ठीक, उन्होंने तय किया है कि वो राजनीति में आएंगे, पार्टी का गठन हुआ है, उम्मीदवार खड़ा करेंगे चुनाव में, ठीक है। बिहार की दो धुरी राजनीति है, दो गठबंधन है, उस पर कोई असर नहीं, वो उन पर निर्भर करता है। हम ये नहीं कह सकते इनका पार्टी इनको ये नहीं करना चाहिए, वो उनका अधिकार बनता है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक देश है, जहां पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं। हमारे अर्थव्यवस्था में एकाधिकार है, एक कंपनी का एक नियंत्रण बन रहा है, एकाधिकार है। पर हमारी राजनीति में आज भी कोई भी एक राजनीतिक पार्टी खड़ा कर सकता है।